आज हम सभी काकोरी कांड के बारे में अध्ययन करेंगे। यह काकोरी कांड पाठ 2 इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 2 का ही एक भाग है, जो क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत। आप लोगों ने अभी तक रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ा। रोलेट एक्ट जो था वह क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक काला कानून था, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी किसी भी अवस्था में और गिरफ्तार करके उसे अनिश्चित काल के लिए जेल भेजा जा सकता था। और इस गिरफ्तारी के खिलाफ आप किसी उच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकते, आप किसी गवाह का कोई दलील नहीं पेश कर सकते, और कोई वकील यदि आपके खिलाफ आपके पक्ष में यदि है तो उस वकील की बात नहीं सुनी जाएगी। इसलिए इस कानून को भारतीयों ने बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा, काला कानून कहा। इस कानून का कोई सरोकार नहीं, मानवता से कोई इसका सरोकार नहीं, मानवता से कोई इसका तुलना नहीं। इस प्रकार का कोई भी कानून बनाया जाता है तो मानवता के हित के लिए बनाया जाता है, मानवता की रक्षा के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये मानवता का भक्षक का कानून था। इसके विरोध में जब लोगों ने आवाज उठाई तो 8 अप्रैल और 1919 ईस्वी को गांधी जी की गिरफ्तारी और हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर हुई, उनको जेल भेज दिया गया। 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी होती है। उसके विरोध में और फिर लोग अपना जुलूस निकालते हैं, सभा करते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करते हैं। उस आंदोलन को दबाने के लिए जनरल डायर ने और जलियांवाला बाग के मैदान में और गोलियों से पूर्ण आंदोलनकारियों को, जो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी सभा कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे रोलेट एक्ट के विरोध में, और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को छुड़ाने के लिए, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में, गांधी जी को जेल से छुड़ाने के लिए उनकी गिरफ्तारी के विरोध में यह आंदोलन सभा कर रहे थे कि वहीं पर गोलियों से उनको भून डाला और जलियांवाला बाग पूरा लहूलुहान हो गया। लगभग 20,000 लोग एकत्रित हुए थे। 20,000 में बहुत कम ही लोग बच पाए, लेकिन अंग्रेजों ने जो उसके जांच की एक कमेटी गठित थी, हंटर कमेटी, उस हंटर कमेटी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों को जनरल डायर को दोषी नहीं ठहराया, वो बल्कि यह बताया कि ये लोग क्रांतिकारी शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, क्रांतिकारी गतिविधियां में शामिल होने के लिए योजना बना रहे थे और वह जुलूस शांतिपूर्ण नहीं था, ऐसा उन्होंने तर्क दिया। और गांधी जी ने और कांग्रेस ने एक तहकीकात कमेटी का गठन किया। तहकीकात कमेटी का जो काम था वो वास्तविकता की जांच करना था। तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन हुआ और उसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया वह अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे। इस तहकीकात कमेटी में गांधी जी थे, मदन मोहन मालवीय थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, सरोजिनी नायडू थी और एस जयशंकर थे। ऐसे लोग थे जो उदारवादी नेता थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। तो गांधी जी ने मजबूर होकर के असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। असहयोग आंदोलन की बात नहीं मानी गई। गांधी जी की बात क्यों? उसी समय 3 आंदोलन मानी गई, 3 सत्याग्रह आंदोलन थे। क्योंकि गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे, तो 1917 ईस्वी में और चंपारण में उन्होंने एक सत्याग्रह आंदोलन किया था नितिन कठिया पद्धति के खिलाफ, और उस बात को मान लिया। उसके बाद में फिर 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा में किसानों के लगान वृद्धि के विरोध में किसानों ने आंदोलन किया था, तो अंग्रेजों ने उनकी बात मान लिया, किसानों का लगान मुक्त किया। फिर अहमदाबाद में, गुजरात में ही मजदूरों ने ब्लैक बोनस के लिए मांग किया, उसकी बात अंग्रेजों ने मान लिया गांधी जी के कहने पर। क्यों? क्योंकि गांधी जी से उनको आवश्यकता थी भारतीय युवाओं को अंग्रेजी फौज में भर्ती करने की, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा और अंग्रेजों का स्वार्थ सिद्ध होना था गांधी जी से। उस समय गांधी जी को भारतीयों ने अंग्रेजों का सार्जेंट कहा, अंग्रेजों का एजेंट बताया। क्यों बताया? क्योंकि एजेंट का काम वो कर रहे थे। वो आंदोलन करके भारतीयों को थोड़े लाभ करा देते थे और उसके एवज में भारतीय युवाओं को उसमें सेना में, अंग्रेजी सेना में भर्ती करने के लिए भेज देते और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भारतीय लोग लड़ते। लेकिन बाद में
जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेजों का स्वार्थ सिद्ध हो गया, तो गांधी जी की एक भी बात नहीं मानी, ना तो रोलेट एक्ट गांधी जी के कहने पर समाप्त किया गया और ना ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जाहिर को सजा मिली, अंग्रेजों सजा दी और उसके लिए कोई खेद भी व्यक्त नहीं किया। फिर गांधी जी ने उसी के एवज में असहयोग आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन भी असफल रहा और 5 मार्च 1922 ईस्वी को चौरी चौरा में एक जो है कुछ किसान मिल करके थाने को फूंक देते हैं, कुछ पुलिसकर्मियों को मार देते हैं, तो गांधी जी उसमें क्षुब्ध हो जाते हैं, अरे अब तो हिंसा का हो गया, मैं आंदोलन जो किया था वह हिंसात्मक था, हिंसा हो गया, अब मैं आंदोलन वापस लेता हूँ और मौन व्रत लेता हूँ। तब क्रांतिकारियों ने, जो कि बाद कुछ क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल, ऐसे जो कुछ क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों ने मिल करके कहा कि अब गांधी जी से कुछ नहीं होने वाला, देश आजाद नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी जो बात करते हैं वो डोमिनियन स्टेट की बात करते हैं। डोमिनियन स्टेट अर्थात शासन प्रशासन अंग्रेजों का रहेगा, नियम कानून अंग्रेजों का रहेगा, केवल लोग भारतीय रहेंगे, अर्थात कठपुतली बन करके भारतीय भारत को शासन करेंगे। भारत अपना संविधान नहीं बनाएगा, भारत अपना कानून नहीं लागू करेगा, बल्कि रिमोट कंट्रोल कहाँ रहेगा, ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहेगा। लोग केवल रोबोट यहाँ भारत में काम करेंगे, मानव रूपी रोबोट भारत में काम करेंगे। तो ऐसा डोमिनियन स्टेट गांधी जी चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्योंकि गांधी जी जैसे उदारवादी होने के राजनीतिक मुद्दे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी उदारवादी रहते हैं, सर सैयद अहमद खान, ये लोग ये चाहते थे अंग्रेज अच्छा काम कर रहे हैं, अंग्रेज अच्छा काम, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, आधुनिक शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तर्क विज्ञान की बात कर रहे हैं, रेलवे का विकास कर रहे हैं, डॉक्टर का विकास कर रहे हैं, वैज्ञानिकता का विकास कर रहे हैं, इससे भारत का उत्थान हो रहा है। इस नाते अंग्रेज काम करें, हाँ उनकी कुछ चीजें, कुछ नीतियां गलत हैं, उन नीतियों को हम सत्याग्रह के माध्यम से उनसे सत्य का आग्रह करके और हम उस नीति को बदलवा देंगे, ऐसा जानते थे। लेकिन ऐसा अंग्रेज नहीं चाहते थे और ना उनके मन की सोच, इन लोगों की सोच खराब। और क्रांतिकारियों ने उस समय भी कहा कि अंग्रेज ये अहिंसा की बात नहीं मानने वाले। और अंत में दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए ये राम प्रसाद बिस्मिल, अन्य नेता 1924 में कानपुर में, अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर 1924 में कानपुर में एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के 2-3 दिन अपना मीटिंग किए और निर्णय लिए कि अब गांधी जी से नहीं होने वाला है, अहिंसावादी से नहीं होने वाला, अब हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजों को टिट का जवाब देंगे। और उन्होंने एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। नाम मास्क लगाओ, काम हुआ है, उसके बाद में मास्क नहीं लगाया, रुमाल रखा करो, रोक रहे हो ना में। तो उन्होंने, उन लोगों ने तय किया कि हमारा एक संगठन रहेगा, क्रांतिकारी संगठन, उसका नाम दिया HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जब स्थापना हुई 1924 में कानपुर में, तो लोगों ने सोचा कि भाई इसके लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बंदूक चाहिए, गोली चाहिए, बम चाहिए, बारूद चाहिए, ये कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? तब चंद्रशेखर आजाद ने कहा, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, ये जो है, और लोग थे प्रमुख थे और युवा नेता थे, उन लोगों ने कहा कि हम अंग्रेजों का खजाना लूट लेंगे, अंग्रेज हमारे देश के खजाने को लूट रहे हैं, तो हम उनका खजाना लूटेंगे, अपना खजाना लूटेंगे, अपना खजाना दूसरे के हाथ में उसको लूटेंगे। कुछ लोगों ने कहा डकैती होगी, कहा डकैती अपने लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, और यह काम कर रहे हैं, अपनी पेट भरने के लिए नहीं काम कर रहे हैं, बंदूक खरीदने के लिए, गोली खरीदने के लिए, बारूद खरीदने के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने दिया, उसको लूटने का प्रयास किया। इसको तो मालगाड़ी, अंग्रेजों की मालगाड़ी में, और वो जाते थे खजाने, सब खजाने एकत्रित होते थे दिल्ली में, और दिल्ली से और वहाँ जाते थे, दिल्ली और बम्बई में एकत्रित होते थे और सूरत तक जाते थे। सूरत से फिर जो है वो जहाज द्वारा और लंदन वहाँ के व्यापारी ले आते थे, वहाँ अपना व्यापार कंपनी फैक्ट्री स्थापित करते, उसके विकास में, लंदन के विकास। और गांधी और सर सैयद अहमद खान और गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे मूर्ख उदारवादी नेता थे, वो सोचते थे हमारे देश का विकास हुआ, खजाने को लूटने का काम किया, खजाना लूटा भी। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से सहारनपुर स्टेशन के बीच में एक काकोरी स्टेशन
था जहाँ बहुत जंगल थोड़ा बहुत था उसमें, और वहीं पर रात में और 30-40 क्रांतिकारी मिलकर और खजाने को लूटा। बाद में तो एक क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन वो अंग्रेजों के अत्याचार को सहन नहीं कर पाए, नाम सबका बता दी और उन लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन आज़ाद ही रहे, आज़ाद फरार हो गए और इनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाए। राम प्रताप बिस्मिल उसमें 29 क्रांतिकारी गिरफ्तारी हुई, की गिरफ्तारी हुई। 29 में से 17 को आजीवन कारावास हुआ, 4 जो मुखबिर ऐसे थे उनको कम कारावास हुआ और 4 को फांसी की सजा हुई। 4 फांसी की सजा में ये राम प्रताप बिस्मिल गोरखपुर में जेल में रखा गया, उनको गोरखपुर जेल में फांसी हुई। रोशन लाल को नैनी जेल में इलाहाबाद में रखा गया, उनको नैनी जेल में फांसी हुई। अशफाकुल्लाह खां को फैजाबाद जेल में रखा गया, उनको फैजाबाद जेल में फांसी हुई। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में रखा गया, उनको गोंडा जेल में फांसी हुई। तो इस प्रकार से 19 दिसंबर का दिन तय किया गया था। 19 दिसंबर के दिन चारों क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती। इस प्रकार से काकोरी कांड अंग्रेजों के विरुद्ध ये क्रांतिकारी आंदोलन, डकैती नहीं थी। कांग्रेस ने और अंग्रेजों ने इसे डकैती का नाम दिया, आतंकवादी का नाम दिया। आगे जब चंद्रशेखर आजाद जब अकेले पड़ गए, तब उन्होंने फिर से और ऐसे क्रांतिकारी युवाओं को सर्च किया अपने गुप्तचरों के माध्यम से, उसमें भगत सिंह का नाम आया। भगत सिंह को उन्होंने पंजाब से बुलवाया। भगत सिंह पढ़े लिखे नौजवान थे, अंग्रेजी पढ़े थे और वो सारी गतिविधियां अंग्रेजों की होशियारी जानते थे। भगत सिंह आए तो उन्होंने उसी दल को, उन्होंने आजाद ने कहा कि भगत अब ये संगठन तुम्हारे हाथों में है, तुम जिस प्रकार से इसे चलाना चाहोगे उस प्रकार से चलाना। तो भगत सिंह लेनिन से प्रभावित थे, रूस के लेनिन से। लेनिन भी क्रांतिकारी लीडर थे, लेनिन की किताब पढ़ते थे भगत सिंह और लेनिन से प्रभावित थे। तो उनको सारी गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां, तो उन्होंने तो समाजवाद, लेनिन समाजवाद का पोषक था, तो उन्होंने समाजवाद की स्थापना करने की बात कही। भारत में कहा कि हम एक ऐसी सरकार की स्थापना करेंगे देश को आजाद करने के बाद जो समाजवाद का पोषक रहेगा। तो उन्होंने जो दल बनाया उस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दल बनाया और उसके माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियां जारी किया। युवाओं को, बंगाल के युवाओं को और बम बनाने वाले लोगों को भी एकत्रित किया। बंगाल में वो लोग गए थे और जतिन दास थे वहाँ, जतिन दास केमिस्ट थे और उन्होंने उनको बम बनाना आता था। बम बनाना कि जब बात कही जतिन दास जी से भगत सिंह ने, तो जतिन दास कहे हम हिंसा का मार्ग नहीं लेकर अपनाएंगे, गांधी जी जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही है, मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा। भगत सिंह उनका गला पकड़ दिया, कहे अब हिंसा तुम्हें समझाना पड़ेगा, हिंसा क्या है, हिंसा क्या है। गला पकड़ दिए और दबा दिए भगत सिंह। सब लोग रोकने लगे, दबाए रखे और तब जतिन दास ने बगल में बोतल को लेकर के और भगत सिंह को मारने के लिए तैयार थे। तब भगत सिंह गला छोड़ दिए, कहे ये करने जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो कहा आत्मरक्षा, जतिन दास ने तो कहा वही आत्मरक्षा की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये हिंसा की लड़ाई नहीं है। अंग्रेज निर्दोष लोगों को मारते हैं, मानवता का ह्रास करते हैं, तो हम उनके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, उन अत्याचारियों को मारने की लड़ाई कर रहे हैं, हिंसा नहीं है। गांधी जी को हिंसा और अहिंसा का परिभाषा नहीं पता था, अर्थ नहीं पता था। भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसों को मारा, वो हिंसा है क्या? भगवान राम ने रावण को मारा, वो हिंसा है क्या? ऐसे हम अगर अंग्रेज को मार रहे हैं तो ये हिंसा नहीं है, ये अहिंसा है या आत्मरक्षा है। अहिंसा अर्थात हिंसा को रोकना भी अहिंसा। तो हिंसा जो कर रहा है वो हिंसक पशु बन रहा है मानव रूपी शरीर में, उसमें पशुता वास कर रही है। उस पशुता को दूर करने के लिए, उस पशुता को मिटाने के लिए हमें मारना पड़ेगा, तो ये अहिंसा। गांधी जी मूर्ख थे, उनको कुछ नहीं पता। और गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए, जो 3 आंदोलन को लेकर के, बाकी सारे आंदोलन असफल हुए। वो 3 आंदोलन अंग्रेजों ने सफल बनाया उनके स्वार्थ पूर्ति के, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उन्होंने सफल बनाया उस आंदोलन, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में उनको युवा चाहिए भारत के, ब्रिटेन में जनसंख्या कम थी। ठीक है, भूख हड़ताल भगत सिंह की वो आगे कहानी बताएंगे, इसी के बल पर देखा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।